नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है और यह झटका दिया है वहां की हाई कोर्ट ने। आपको बताएं, नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि ये जो सीट पर रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित किया गया है, इसको चुनौती दी थी और उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए। यहाँ वोटों में भारी गड़बड़ी हुई है, लोगों को डराया धमकाया गया है और बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसको लेकर वो चाहती हैं कि यहाँ दोबारा चुनाव हो और ममता बनर्जी को जो हार है वो पच नहीं रही है, क्योंकि उनको सब जगह अपमान देखना पड़ रहा है। जिस दल में वो ये कहती थी कि मैं ही अगली प्रधानमंत्री के लिए काबिल हूं, पूरे विपक्षी जो गुट बनाया है उन लोगों ने, अब उसमें लोग सवाल उठाते हैं कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाई वो प्रधानमंत्री का फेस कैसे हो सकती है। तो इस बात को देखते हुए और पूरे पश्चिम बंगाल में भी ये चर्चा है कि ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले एक चुनौती स्वीकार की थी और ये कहा था शुभेंदु अधिकारी को कि यदि नंदीग्राम में मैं हार गई तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगी। अब उसके बाद थूक के चाटने जैसी बात हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बनकर और शपथ ले ली और उसके बाद काम कर रही है। और इतना ही नहीं, वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के पहले चाहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का नेता ना रहे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो नेता है जो टीएमसी की हर नस को जानता है और ममता बनर्जी के जितने भी 2 नंबर के काम हैं उनके बारे में भी जानकारी है। कल को जब वो विपक्ष के नेता के तौर पर बैठेगा शुभेंदु अधिकारी, तो ममता बनर्जी के हर तीर को झेलकर और उसको बाकायदा कड़ी टक्कर देने का काम शुभेंदु अधिकारी करेंगे। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री यास तूफान के दौरे के लिए गए थे, तब भी शुभेंदु अधिकारी का सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी नहीं जुटा पाई और यह कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी अगर मीटिंग में रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति हो और विपक्ष का नेता सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हर जगह ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी सामने खड़ा और अड़ा दिखाई देगा और इसलिए ममता बनर्जी किसी तरह चाहती है कि यह शुभेंदु अधिकारी हार जाए और इस हार के लिए कोर्ट का रुख किया था। और कोर्ट में भी आपको बताएं, ट्रायल चलने के पहले ही ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। एकल पीठ के जस्टिस कौशिक चंद्रा, उनके ऊपर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए थे ममता बनर्जी ने कि वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो तो बीजेपी में एक्टिव रहे हैं और वो जो है ऐसा कैसा फैसला दे सकते हैं और इसलिए इस केस को किसी और खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर बताऊं, सुनवाई करते हुए जस्टिस कौशिक चंद्रा ने टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि आपके जो वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं वो भी किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप विश्वास उनके ऊपर करते हो कि वो फैसला ठीक करेंगे? क्योंकि आप देखिए, जो ममता बनर्जी की तरफ से वकील हुए हैं वो है अभिषेक मनु सिंघवी और अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में जस्टिस चंद्रा ने बोलते हुए कहा कि ये जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो कांग्रेस से हैं, एक्टिव मेंबर हैं, कांग्रेस का पुराने लीडर हैं, उनके ऊपर आपको विश्वास है कि वो आपका फैसला सही कराएंगे, आपका केस सही लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो वकील हैं शुभेंदु अधिकारी के, वो बीजेपी के हैं। आपको बताएं, दूसरी तरफ जो वकील हैं एसएन मुखर्जी, ये एसएन मुखर्जी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हैं। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बीजेपी के वकील हैं जो एसएन मुखर्जी हैं, एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के हैं। और जस्टिस चंदा ने कहा कि आप वकीलों पर विश्वास कर सकते हो तो जज पर सवाल क्यों उठा रहे हो? जबकि आपको बताएं, जो जज होते हैं वो जज की लाइफ के पहले, यानी जब वो पढ़ाई करते थे, कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, तब वो कहीं एबीवीपी से जुड़े रहे या कभी वो बीजेपी के किसी नेता के टच में रहे, वो बात अलग होती है। लेकिन जब कोई जज बन जाता है उसके बाद ना वो किसी पार्टी का होता है, ना वो दल का होता है, ना वो जात का होता है, वो जज होता है और उसको जब न्याय देना होता है तो वो न्यूट्रल होकर के न्याय देते हैं। अब ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया उस पर बाकायदा आपको बताएं, ममता बनर्जी ने तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल, उनको बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया था कि हमारा जो नंदीग्राम का केस है इसको जो देख रहे हैं ये इनको जो है हटा दिया जाए, जस्टिस कौशिक चंदा को, और हटाने के लिए कहा था।
तो कौशिक चंदा ने बाकायदा फैसला सुरक्षित रखा है। अब फैसला सुनाया जाएगा, अब ये फैसला क्या होगा ये तो जो तारीख पे जब फैसला सुनाया जाएगा तभी पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जस्टिस चंदा ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। और वाकई में एक बात है कि जब आप कांग्रेस के वकील से अपना केस लड़वा रहे हो, उस पर भरोसा कर सकते हो, तो जज पर सवाल क्यों? और आपको बताएं ये जज पर सवाल पहली बार नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो भी ऐसे वकील हैं जिनको वो ममता बनर्जी समझती है कि वो टीएमसी के विरुद्ध कोई फैसला देते हैं, वो टीएमसी के विरुद्ध नहीं देते, एक तरह से वो न्याय करते हैं। यदि किसी ने ममता बनर्जी के किसी टीएमसी के गुंडे को सजा बोल दी या नारदा शारदा घोटाले की सुनवाई कर दी, उसमें यदि कोई बात बोल दी, अगर वो ममता बनर्जी को सूट नहीं कर रही है तो वो आरोप लगा देती है कि ये बीजेपी का है, ये मोदी का आदमी है। मतलब ममता बनर्जी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत के किसी जज पर सवाल उठाया है, उन्होंने हर संवैधानिक संस्था जो हमारे भारत की है उस पर सवाल उठा दिया। जब वहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो वो जो चुनाव आयोग है उस पर सवाल उठा रही थी, कह रही ये तो जो अमित शाह कहता है वो करते हैं। उन्होंने सीबीआई पर सवाल उठा दिया कि सीबीआई तो अमित शाह के कहने से मेरे नेताओं को परेशान कर रही है, मैं इसको गिरफ्तार नहीं करने दूंगी, ये तो जो है अमित शाह के कहने से मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, नारदा घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, वो घोटाला तो नारदा घोटाले की तो बाकायदा कांग्रेस ने कंप्लेंट करी थी, आप तो कांग्रेस की सहयोगी थी और उसी ने कंप्लेंट करी थी। कांग्रेस ने बाकायदा इसकी कंप्लेंट की, उसके बाद जांच हुई, मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने फिर आदेश दे दिया सीबीआई को। तो आप कांग्रेस के तो साथ में गलबैयां करने को तैयार रहती हैं। आप कांग्रेस के साथ मिलकर के एक तरह से चुनाव लड़ी है पश्चिम बंगाल में, ऊपर से समझौता नहीं था, अंदर अंदर तो समझौता था। तो आपकी कंप्लेंट जिन्होंने की उस पर सवाल नहीं उठाएगी, कांग्रेस पर कोई सवाल नहीं उठाया ममता बनर्जी ने। सवाल उठा रही है तो जजों पर, सवाल उठा रही है तो सीबीआई पर, सवाल उठा रही है तो मुख्य चुनाव आयोग पर, और सवाल उठा रही है तो गृह मंत्रालय पर। और सबसे बड़ा सवाल, और रोज एक बार जरूर कोई ना कोई बात कह देती है ममता बनर्जी, वो कहती है वहां के राज्यपाल पर। जबकि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं और वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि वहां की सरकार डीएक्टिव है। सरकार जो हिंसा के पीड़ित लोग हैं उनके प्रति कोई न्याय प्रक्रिया अपनाने का काम नहीं कर रही है। तो एक राज्य में राज्य के लोगों के प्रति हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, वो अगर राज्य के राज्यपाल को पहले एप्लीकेशन दे रहे हैं, ममता बनर्जी से भी आग्रह किया है और ममता बनर्जी उनके साथ न्याय नहीं कर रही है, तब इसमें राज्यपाल को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो राज्यपाल पे सवाल उठाती हैं कि राज्यपाल ये ठीक नहीं है, ये तो वापस लिया जाए। मतलब हर आदमी को वो गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ देती हैं। अब कोर्ट को भी जोड़ने लगी हैं। अब कोर्ट में तो पहले ही ये हालत है। मैं तो जस्टिस चंद्रा को सल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस की सुनवाई की और जिस विषम परिस्थितियों में वहां न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, कोर्ट के जुड़े हुए जज वहां ये फैसले दे रहे हैं, उनको सबको सैल्यूट है जो लोग टीएमसी के गुंडों को सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने भी टीएमसी से जुड़े हुए मुद्दों को अपने से अलग करने को कह दिया, यानी हम सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टीएमसी का नाम आएगा, कल को टीएमसी के किसी गुंडे को सजा मिल सकती है। ऐसा जजों को जब लग गया तो उन्होंने आग्रह किया कि साहब हम इस मुद्दे से अलग होना चाहते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि दिल्ली में बैठे हैं, हाई सिक्योरिटी में बैठे हैं, वो डर रहे हैं, तो कलकत्ता में हाई कोर्ट के जज या निचली अदालत में जो जज हैं उनकी क्या हालत होगी, इसको हम पूरा देश समझ सकता है। और इसीलिए एक ये सवाल उठ रहा है कि इस न्याय प्रणाली में जो जज हैं, चाहे वो निचली अदालत के हों, जिला अदालत के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, उनको वाकई में कहीं एक सुरक्षित परिसर और सुरक्षा का पूरा सुरक्षा चक्र उनको मिलना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर इतना भारी दबाव है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर डर गया तो आप सोचिए निचली अदालत में जो पश्चिम बंगाल के अंदर जिनके घर हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। और ये ऐसे में फैसला सुनाना कि आतंक के विरुद्ध खड़ा होना है,
मतलब आप समझ लो, अभी तक हम कश्मीर को सुनते थे कि वहां आतंकवादियों का इतनी दहशत है कि कोई खुलकर भारत के नारे नहीं लगा सकता, कोई तिरंगा नहीं लहरा सकता। आज लगभग वही हालात पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं कि लोग डर की वजह से पार्टी छोड़कर वापस आ रहे हैं, सर मुंडा ले रहे हैं, लोग घर छोड़कर भाग गए। और ऐसे में ममता बनर्जी ये चाहती है कि नंदीग्राम की सीट का फैसला उनके मुताबिक हो जाए और वहां दोबारा चुनाव हो जाए। अब वो दोबारा से वहां तांडव करेगी मौतों का और नंदीग्राम सीट में वो जीत के आ जाए, ताकि किसी तरह से शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का नेता ना बन पाए, उसको वो राजनीति से आउट कर दे और फिर वो जो चाहती है मन मुताबिक वहां वो खेला कर सके। लेकिन मेरी जहां तक मेरी एक सोच है, मेरा एक अनुमान है, मेरा अनुमान कहता है कि ममता बनर्जी के ये मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी के जुड़े हुए लोग हैं, वो जानकार हैं, वो कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि 45 दिन के अंदर आप चुनौती दे सकते हो अपने किसी भी फैसले को। जो लोग न्याय प्रणाली में आए, चुनाव से जीतकर आए हैं, जीत या हार के फैसले को आप रिकाउंटिंग को चुनौती दे सकते हो 45 दिन के अंदर जो दिया गया है। लेकिन दोबारा वोट पड़ना ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और इसके भी आरोप चुनाव में बाधा डालना या बूथ कैप्चरिंग करना वो बीजेपी की तरफ से पहले ही किए जा चुके हैं। थानों में एफआईआर और चुनाव आयोग के पास भी जो शिकायत गई हैं वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गई हैं, ना कि टीएमसी की तरफ से। तो ये एक नया बहाना देखा जा रहा है ममता बनर्जी का, जो अब कोर्ट में टिकेगा नहीं और अब ममता बनर्जी के मंसूबे पर पानी फिरने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है।